नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जिला दौसा, राजस्थान। आज मैं आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, सीएचओ हैं, उनकी ऑफिशियल जो गाइडलाइन आई हुई है, उसके बारे में बताऊंगा कि ये गाइडलाइन कहाँ से तो डाउनलोड करनी है और इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका विस्तार रूप से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को क्या काम करना है। तो आप लोग इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाकर आप लोग देखेंगे rajswasthyanik.in। ये जाके सर्च करेंगे तो अपने को एक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी वेबसाइट ओपन होगी। इस पर क्लिक हेयर फॉर मेन वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें मेन वेबसाइट इसकी शो हो रही है। इसमें हमें CHO जो अपने को लिखा हुआ है, यहाँ 2 गाइडलाइन अभी न्यू आई है तो हमें न्यू दिख रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे CHO का कंप्लीट पोर्शन है। CHO पर टिक करने के बाद हम देखेंगे कि आज तक जितने भी लेटर निकले हैं, रिजल्ट आया है, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस पर मिल जाएगी। आप देख लेंगे CHO की विज्ञप्ति निकलने से लेकर और अपने पूरे रिजल्ट, जॉइनिंग और कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें मिल जाएगी। आप कोई भी इसमें आके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी ऑफिशियल TOR जो गाइडलाइन है उसके बारे में। हम लोग देखेंगे इसमें क्रमांक नंबर हम लोग इसमें देखेंगे क्रमांक नंबर 235 और एक है 236। 2 गाइडलाइन इसमें जारी हुई है। एक गाइडलाइन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको क्या क्या काम करना है, वो वहाँ के प्रभारी हैं और किस तरीके से अपने को काम करना है, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो उसमें लिखा हुआ है। दूसरा जो है 236 नंबर, वो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ही गाइडलाइन है, जो कि ऐसे है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पर्यवेक्षण में ANM को किस तरीके से काम करना है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर पोस्टेड होते हैं और वहाँ पोस्टेड होते हुए आप लोग ANM को किस तरीके से काम करवाओगे, ठीक है। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पर्यवेक्षण के अंदर आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप उसका पर्यवेक्षण करेंगे और ANM को क्या क्या काम अपने को करवाने हैं। तो वो 2 गाइडलाइन है इसमें। पहला तो अपन देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की खुद की गाइडलाइन है, उसमें क्या क्या है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमें ओपन होगी। अब इसमें हम देखेंगे 5/8/2022 को ये गाइडलाइन निकली थी। 235 नंबर का ये आदेश क्रमांक है। इसमें ऊपर साफ लिखा हुआ है राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से आपको ऊपर लाइन दी हुई है उप स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो सब सेंटर थे उनको अब स्वास्थ्य कल्याण केंद्र या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। उस पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, का उत्तरदायित्व TOR निम्न प्रकार होगा। इनका TOR निम्न प्रकार होगा, इनका उत्तरदायित्व निम्न प्रकार होगा। इस तरीके से हमें काम करना है। जो भी गाइडलाइन है अपने को इस अनुसार अपने को फॉलो करनी है। अब इसमें लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO का उत्तरदायित्व। पहला नंबर पॉइंट है, हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखें क्योंकि आप लोग कुछ लोग क्या है इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। एक छोटे से वर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि OPD देखने का काम है क्या नहीं करना। तो वो चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो आप लोग देखेंगे पहला पॉइंट, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र ब्रैकेट में है उप स्वास्थ्य केंद्र, जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बने हैं कि निर्धारित क्षेत्र में उनके निर्धारित जो क्षेत्र है, जैसे मान लो आपकी पॉपुलेशन है कितनी है, मान लो 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन के अंदर अपने को सभी घरों के सूचीबद्ध करते हुए
उन पॉपुलेशन के अंदर जितने भी घर हैं उनको सूचीबद्ध करते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार, आवश्यकता अनुसार डेटाबेस, जो भी उसका डेटाबेस है उसको डिजिटल माध्यम और दस्तावेज माध्यम से, ठीक है, ऑफलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपने को तैयार करना। कोई भी अपने को जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन अपने को आगे देनी है या फिर जो भी डिटेल अपने को चाहिए तो उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से अपने को उसको तैयार करना। जैसे कि मान लो कोई चीज़ की अपने को डिटेल चाहिए, अभी कोविड आया था उसके अंदर अपने को जैसे सर्वे का कुछ काम थे, तो सर्वे के अंदर अपने को ये नहीं है कि आप लोग जाके घर घर सर्वे करोगे, नहीं, आप लोगों का काम है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पर आप वहाँ पर पोस्टेड रह करके, और आप एएनएम है, फील्ड वर्कर, आशा वर्कर है, तो आप लोग उनको बोल करके आप लोग उनसे जो भी डाटा है उनको आप लोगे ऑफलाइन माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से, तो उसको आप लोग, आपको रिपोर्ट जो तैयार करनी है, आप लोग का काम है रिपोर्ट तैयार करना, तो आप लोग उसकी सूचीबद्ध करते हुए उनका दस्तावेज तैयार करोगे। दूसरा है स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर कार्यरत एएनएम एवं आशा के साथ दल के रूप में कार्य करते हुए उनके निर्धारित कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप लोग इसमें देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि एएनएम और आशा का क्या काम है, फील्ड वर्क का भी काम है और आपके सेंटर पे भी बैठेगी ये, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखें साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षण मतलब मॉनिटरिंग आप उसकी करोगे, किसकी, एएनएम और आशा की। पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान में, क्या पूरे इंडिया में ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पहले नहीं था, अब सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से धीरे धीरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हर स्टेट के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड हो चुके हैं। तो पहले कहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे उन उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और आशा ही वर्क करती थी, अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज ए इंचार्ज के रूप में वहाँ काम करेंगे। जिस तरीके से मेडिकल ऑफिसर पीएससी पर पोस्टेड होता है, वहाँ का इंचार्ज होता है, उसी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उप स्वास्थ्य केंद्र को परिवर्तित करके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाया गया है वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ के इंचार्ज होंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि उनका समन्वय बनाते हुए हम लोगों को उसमें काम करना है, ठीक है, हम लोग आपस में सहयोग करते हुए अपना काम उसको पॉसिबल रूप से अपने को करना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दीर्घकालिक रोगों के लिए चिकित्सा अधिकारी, जैसे मान लो कोई लॉन्ग टर्म जो बीमारी है या मैं जैसे मान लो क्रोनिक कोई डिजीज़ है, तो उन डिजीज़ों के लिए अपने को क्या करना है, चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी होते हैं पीएससी पे हैं, सीएससी पे हैं या फिर अदर आपके हाई लेवल अथॉरिटी पे हैं, तो उनसे आप, दूसरा है ऑब्लिक में विशेषज्ञों, कोई भी इसका स्पेशलिस्ट है उनसे समन्वय बनाते हुए, उनसे बातचीत करके उनसे समन्वय बनाते हुए उनके द्वारा निर्धारित उपचार एवं अन्य सलाहों के अनुरूप कार्य करते हुए दवा वितरण का कार्य करेंगे। मान लो जैसे मान लो किसी को सामान्य बीमारी है, खांसी जुकाम बुखार, ऐसी सामान्य बीमारियों की तो अपने को ओपीडी अपने को देखनी ही है। उसके अलावा मान लो कोई दीर्घकालिक रोग है, कोई क्रोनिक बीमारी है, उस क्रोनिक बीमारी को अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो कुछ बीमारियां हैं कि अपन ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिनकी आवश्यकता होती है अपने को सलाह लेने की, किन से, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से। तो आप लोग सलाह लेते हुए, समन्वय बनाते हुए आप लोग उसकी दवा वितरण वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बीपी शुगर का पेशेंट है और उस पेशेंट को आप लोग देख रहे हैं, उसका मान लो आपने रेफ़र कर दिया, रेफ़र करने के बाद वो पीएससी सीएससी से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो आप उसका फॉलो बैक भी कर सकते हैं, आपको उसका दवाई उसको दे सकते हैं, उसकी जो मेडिसिन है फॉलोअप के अंदर, तो वो मेडिसिन आपको उसको प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद में लिखा हुआ है उक्त कार्य चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञों से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही संपादित किया जाना है। जैसे इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि दीर्घकालिक रोग, कोई भी उसको बीमारी है, कोई भी उसको परेशानी है, तो आप लोग ई संजीवनी जो टेली कंसल्टेशन होता है सर्विसेज जो चालू की गई है, उसके माध्यम से आप लोग वार्तालाप करके उनसे बात करके और आप लोग उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर सप्लाई की जाने वाली दवाइयाँ अनुसूची के बिंदु संख्या 23 के प्रावधानों के अनुरूप वितरित करेंगे। जो के है और उसकी अनुसंख्या जो बिंदु नंबर 23 है उसके प्रावधानों का अनुरूप आप इसमें करेंगे। जो अनुसूची के है और बिंदु नंबर
बिंदु संख्या 23 है, ये भी आपको 1 या 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा कौन सी के अनुसूची है, और पॉइंट नंबर 23 कौन सा है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो उस तरीके से अपने को क्या करनी है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, सामान्य अपने को ओपीडी देखनी है, कंप्लीट जो भी जुकाम खांसी बुखार एक्स्ट्रा जो बीमारियां होती है जो अपन ट्रीट कर सकते हैं वो बीमारियां तो अपन ट्रीट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई क्रोनिक बीमारियां हैं उसका अपने को ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन करके विशेषज्ञों से अपने को सलाह लेकर के उनकी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के और अपन उसको दवाई प्रोवाइड करनी है। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे 5वां नंबर का पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी स्क्रीनिंग के दौरान पाए गए संदिग्ध रोगियों जैसे कि संचारी और गैर संचारी रोगों से ग्रसित की पुष्टि चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ के समन्वय स्थापित करते हुए करवाएंगे एवं उनके द्वारा प्रदत्त सलाह के अनुरूप कार्य करेंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे मान लो आप बीपी और शुगर, गैर संचारी और संचारी। संचारी तो होता है कि आप कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कोई भी बीमारी एक दूसरे से फैल रही है तो वो हो गया संचारी, और गैर संचारी का मतलब है कि आप लोग की डिजीज है एक दूसरे में अपने ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। जैसे संचारी के अंदर तो क्या आ गया, जैसे कोविड-19 अभी आया था तो वो क्या एक दूसरे से फैल रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ होगी कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर क्या आता है, मोस्टली रूप से अपन क्या करते हैं, देखते हैं अपन नॉन कम्युनिकेबल में जैसे एनसीडी की बीमारियां होती है। ठीक है, एनसीडी की बीमारियों में जैसे आपका है ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है, शुगर है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखते हैं कैंसर जो बीमारियां हैं, तो वो चीज़ किस में आती है, गैर संचारी रोगों के अंदर आती है। तो उनकी पुष्टि कंप्लीट, उसकी पुष्टि अपने को किससे करनी है, चिकित्सा अधिकारी से करोगे या तो एमओ से, या फिर आपको देखना है विशेषज्ञ कोई इसका स्पेशलिस्ट होगा उससे ही अपने को बात करनी होगी, और उसके बाद में ही आप लोग उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये चीज़ है। सामान्य ओपीडी कंप्लीट आप देखोगे, उसके अलावा जो संचारी और गैर संचारी जो रोग हैं या फिर जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनका आप ट्रीटमेंट आप डॉक्टरों से बात करके, जो आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो आप लोग, तो आप लोग आपके पीएचसी पे, आपके सीएचसी पे, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर आपके स्टेट के जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं आप उनसे बात करके और आप उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6वां नंबर पॉइंट, महामारी आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन हेतु स्थानीय स्थितियों के अनुसार स्थानीय पंचायती राज संस्थान एवं उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करेंगे। जैसे मान लो कई बार कोई महामारी आ जाती है जैसे कोविड-19, या फिर अन्य कोई बीमारी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ भूकंप वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी बीमारी आती है, या फिर जैसे मान लो कोई आपदा आती है, तो उसके प्रबंधन के रूप में एक तरीके से हम लोग मेडिकल टीम के रूप में अपने लोग काम करेंगे। इसमें ये चीज़ बताया गया है, कार्य करेंगे और बीमारी के प्रकोप को नियंत्रण हेतु गठित चिकित्सा दल, ठीक है, बताया था ना मैंने अभी आपको, एक तरीके से टीम के रूप में हमें काम करनी है, जांच करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां नंबर पॉइंट, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के प्रभारी होने के फलस्वरूप कुछ लोगों को दिक्कत ये थी कि हम लोग प्रभारी हैं या नहीं है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, साफ नहीं लिखा हुआ। इसमें साफ लिखा हुआ है स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के प्रभारी होने के फलस्वरूप आप लोग वहाँ के प्रभारी हो, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के इंचार्ज हो, CHOIC कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, वहाँ के कहाँ के आप इंचार्ज हो, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आप लोग इंचार्ज हो, वहाँ के प्रभारी हो। होने के फलस्वरूप समस्त प्रकार की रिपोर्टिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन एंड इन्वेंट्री प्रबंधन एवं अन्य प्रशासनिक गतिविधि करना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग वहाँ के प्रभारी हो, तो प्रभारी के रूप में आप लोगों को कुछ चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी रिकॉर्ड डाटा जो आगे आपका जाएगा, अदर जो आपके सुपर जो लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपका डाटा जाएगा, तो आपका ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। इन्वेंट्री प्रबंधन ये भी आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा अन्य प्रशासनिक गतिविधि करना सुनिश्चित करेंगे।
कोई भी प्रशासनिक जो कार्य होता है, डीडीओ पावर है, कंप्लीट वो आपके पास रहेगा। सब कुछ जो कंप्लीट आपको प्रशासनिक जो गतिविधि होती है, कोई मान लो केस आता है और कुछ होता है, तो वो कंप्लीट आपकी ही जिम्मेदारी होगी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ के प्रभारी हो और प्रभारी होने के फलस्वरूप आपको समस्त जिम्मेदारियाँ वहाँ की आपकी ही होगी, ठीक है? ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हुए जनसंख्या आधारित डेटा के संग्रहण, जैसे अग्रिम पंक्ति जो लिखी हुई है इसमें ऐसे आता है कि आपके जैसे मान लो आपकी एएनएम है, आपकी आशा है, आपकी कोई भी फील्ड वर्कर है, आपके एमपीडब्ल्यूज हैं, ठीक है? जो भी आपके वर्कर हैं उन सभी को आप एक तरीके से समन्वय बनाते हुए आप लोग उनसे डेटा संग्रह करेंगे, उनसे आप डेटा लेंगे आपकी जनसंख्या आधारित के रूप में। आपकी जितनी भी जनसंख्या है उनके आधारित के रूप में आप उनका डेटा संग्रहण करेंगे और एवं विश्लेषण करते हुए, उनकी जांच करते हुए, उनको देखते हुए पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे, मतलब उनकी मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। जैसे मान लो आपकी आशा या फिर एएनएम, आशाओं का कार्य होता है जैसे मान लो आपका जो भी आशाओं के जो कार्य हैं गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सारे कार्य होते हैं, फील्ड वर्कर होती है आशा। उसी तरीके से एएनएम के भी बहुत सारे कार्य होती है, वो भी फील्ड वर्कर होती है। तो हम लोग उसके कार्य को देखते हुए आप उसमें देखेंगे कि मान लो कोई गलती है या फिर क्या है, वो अपने थोड़ी देर आगे आएगी आपको बताऊंगा मैं कि उनका डेटा संग्रहण करना और विश्लेषण करते हुए पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि मान लो कोई चीज़ गलती तो नहीं कर रही है, कोई चीज़ ठीक है या नहीं है। अगर मान लो कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप लोग इसको ठीक करके दें। उसका डाटा है वो हम लोग उसका संग्रह करेंगे। विश्लेषण के दौरान पाई गई कमियों, साफ इसमें लिखा हुआ है विश्लेषण के दौरान, जैसे मान लो कोई एएनएम या फिर आशा या फिर कोई भी आपका स्टाफ है, एमपीडब्ल्यू वगैरह है, तो आप लोग उनकी कमियों को देखते हुए उनके निवारण हेतु समयबद्ध योजना बनाते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई सीबैक का कार्य दिया, आशा को दिया, ठीक है, एएनएम को दिया, सीबैक का दिया, एनसीडी का दिया और कोई डाटा आपने काम दिया कि आप लोग ये काम करना सुनिश्चित करें। आपकी एएनसी है, जितना टारगेट है उतना टारगेट आपको लाना सुनिश्चित करें। अगर मान लो वो टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होता है एएनएम से, आशा से या फिर अदर आपके वर्कर से, तो आप लोग उनकी समयबद्ध योजना बनाते हुए, जैसे कि आप लोग योजना बनाते हुए आप लोग जैसे कि उनको 3 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम या फिर और कोई आप उसको टाइम दे सकते हैं कि इन दिनों के अंदर आप उसको सही करना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपको कारण बताओ नोटिस भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग वहाँ के प्रभारी हैं। ऊपर से जैसे मान लो आपको सीएससी से, ब्लॉक से या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सीएमएचओ लेवल से आपको अगर जैसे कारण बताओ नोटिस मिलता है तो आप भी उनको कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं कि आप लोग ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं और आप उसका कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको नोटिस मिलेगा उससे अच्छा है कि आप लोग उनसे काम अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश करें। अगर मान लो वो लोग काम करते हैं या नहीं करते या फिर कम काम करते हैं तो आप लोग उसे कारण बताओ नोटिस दे करके और आप उससे काम करवा सकते हैं। समयबद्ध योजना बनाते हुए, इसका मतलब साफ ये लिखा हुआ है कि आप लोग समयबद्ध योजना का मतलब टाइमिंग पीरियड देते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जो भी आपको लक्ष्य दिया गया है उसकी पूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? ये चीज़ में लिखा हुआ है। एवं संधारित डेटा के विश्लेषण की तथ्यात्मक रिपोर्ट से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो जो भी आपने डेटा लिया है, जो भी आपने डेटा किया है, ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या करेंगे, वो डेटा ठीक है या नहीं है। या फिर जैसे मान लो कोई चीज़ आपने देख ली, आपने डेटा मांगा एएनसी का जो डाटा है आपका, जैसे मान लो रिपोर्ट में कम आ रहा है, ठीक है, और आपकी टारगेट है ज़्यादा और वैसे आ रहा है कम, तो आप लोग उसे समयबद्ध योजना बनाते हुए आप उसको बोल सकते हैं। जैसे सीबैक का काम है, आशा का काम है सीबैक भरना, अगर वो मान लो टाइम से सीबैक आपको नहीं भर रही है तो आप उन्हें एक तरीके से समयबद्ध योजना बनाते हुए उनको कहेंगे कि आप लोग ये काम टाइम से कर लें, नहीं तो हम उच्च अधिकारियों को इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और अगर आपके प्रशासनिक कोई भी आपका कार्य बनता है, अगर आपको कोई भी नोटिस मिलता है, कोई भी होता है, तो हम इसके कोई जवाबदेह नहीं होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ करेंगे, आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे।
तो इसमें ये लिखा हुआ है और अपने उच्च अधिकारियों से अपन मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मान लो आपके उच्च अधिकारी आपसे क्या बोलते हैं, उस अनुसार अपन उसका समन्वय बनाते हुए अपन उसका कार्य करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद में अपने नवा पॉइंट लिखा हुआ है, विभिन्न सामुदायिक मंच जैसे VHNC एवं पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जन साधारण के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करेंगे। जैसे आपके विलेज हेल्थ सैनिटेशन जो कमेटी होती है, न्यूट्रिशन कमेटी होती है, तो वो है, पंचायती राज संस्थान है, वहाँ पर क्या है कि इनकी मीटिंग होती है और उन मीटिंगों को अपन एक तरीके से देखते हैं, मीटिंगों को अपन फॉलो करते हैं, मीटिंग में जाते हैं और हम लोग उसे स्वास्थ्य का उसमें विस्तार उनको बताते हुए हम उसके मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है। जो भी आपके पंचायती राज है वहाँ मीटिंग होती है या फिर आपकी BHNC की जो मीटिंग होती है, उनमें अपन स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए गांव वालों को बताएंगे कि इस तरीके से अपने को स्वास्थ्य ऐसे रहना चाहिए। कोई भी जैसे अपने को कोई जैसे नई कोई योजनाएं आती है तो उसके बारे में बताएंगे। आपको मेडिसिन के बारे में उनको बताना है कि आपको यहाँ मेडिसिन मिलती है, आपको इस तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बीमारी आपको मिल रही, जैसे मान लो कोई बीमारी आ रही है, जैसे कोविड-19 अभी आया था, तो हमें एक तरीके से मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हम लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, हम लोगों को एक तरीके से साफ सुथरा रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमें कहाँ पर पंचायती राज संस्थानों में मीटिंगों के माध्यम से हमें उनको गाँव वालों को बताना है। वहाँ के जो सरपंच हैं या फिर जो भी वहाँ के सदस्य हैं, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, हम उनको कहेंगे कि आप इस तरीके से आप लोग गाँव में ये सूचना दीजिए। तो अपने को बेहतर काम करने के लिए अपने को ये भी अपने को करना है। देन उसके बाद 10वां पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरण संबंधी निर्धारकों के मुद्दों यथा लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, कचरे का सुरक्षित संग्रहण, अपशिष्ट जल का उचित निपटान। ठीक है। ये समस्या जितनी भी है, फ्लोरोसिस वगैरह होती है, इनसे जितनी भी बीमारियां होती है, तो इन सभी को अपन क्या करेंगे, इनको ठीक करवाने के लिए, अपने गांव की जो अपन हेल्थ को ठीक करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संबंधित विभाग हैं, हम उसमें अपन कांटेक्ट करेंगे, उनको अवगत करवाएंगे कि आप लोग इसकी समस्या को समाधान जल्द से जल्द करें। जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कई बार पानी की समस्याएं होती है जहाँ पे फ्लोराइड्स होता है, तो आप लोग जलदायु विभाग को आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ के सैंपल्स आप प्रोवाइड कराएंगे कि इस तरीके की हमें समस्या है और इसका जल्द से जल्द इसका निपटान किया जाए। ठीक है। तो ये चीज़ आप उसको उपलब्ध कराने का काम भी आप करेंगे, क्योंकि वहाँ के आप प्रभारी हो, आपका गाँव है, आप उसके अंदर जितना अच्छा स्वास्थ्य आप दे सकते हो उनको, उतना स्वास्थ्य देने की आप कोशिश करें, क्योंकि आप वहाँ के प्रभारी हो और पूरे गांव की जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस तरीके से उसको मेंटेन रखते हो, किस तरीके से उनका स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हो। उसके बाद हम देखेंगे 11वां पॉइंट है, समुदाय के स्वास्थ्य की गुणवत्ता हेतु जन साधारण के स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। जो भी आप समुदाय के अंदर जो भी व्यवहार है वो बनाएंगे, आप स्वास्थ्य के मतलब उसके बारे में जागरूक करेंगे। जो भी गांव के लोग हैं, मुखिया हैं, उनको आप लोग जागरूक करेंगे कि आप स्वस्थ तरीके से रहें, साफ सुथरे रहें, पेयजल अच्छा पिएं। ठीक है। जो भी समस्याओं के निवारण है अपन उसको करेंगे। मान लो कोई साफ सफाई से नहीं रहता है तो उसको आप समझाएंगे कि आप लोग साफ सफाई से रहें, नहीं तो बीमारियां आपको उत्पन्न होंगी। तो वो चीज़ अपने को करनी है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है 12वां पॉइंट, समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को विभिन्न विभागीय निर्देशानुसार अपने क्षेत्र में संपादित करेंगे। जैसे मान लो कोई भी कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के जो विभागीय कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, उनका अपने को क्या करना है, उनका अपने को विस्तृत रूप से अपने को बताना है, वर्णन करना है, उनको बताना है कि इसका इस तरीके से लाभ उठाना चाहिए आपको। जैसे कि अभी एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, कभी कौन सा कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, अभी लीवर का जो कैंपेन चला था, तो अपने को गांव वालों को बताना है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य है ये स्वस्थ रह सको आप लोग। ठीक है। तो उस चीज़ का अपने को बताना है उनको। ठीक है।
तो ये चीज़ है। उसके बारे में जो भी समस्त फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो संपादित करेंगे। जो भी आपके राज्य स्तर पे या फिर स्टेट स्तर पे, ठीक है, आपका जो स्टेट राज्य है उसके स्तर पे या फिर नेशनल लेवल पर या फिर आपके स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जैसे मान लो कोई योजना आती है, तो उनका अपने को लाभ उनको बताना है कि इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये अपना काम रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से प्रमाणित करवाने हेतु कार्य करेंगे। जो आपके स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है उस पे अगर आप गुणवत्ता बनाए रखेंगे, उसमें आप अच्छी तरह से काम करेंगे, तो एक भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, ठीक है, पुरस्कार मिलते हैं। तो आप लोग उसके लिए अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे, जिससे आपका नाम हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, आपके ब्लॉक का नाम हो, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, आपके ज़िले का नाम हो, और उसके बाद आपके स्टेट का नाम हो, उसके बाद आपका भारत पूरे देश का नाम हो। तो हम लोग उसके लिए भी अपन जितनी हो सकती है उतनी गुणवत्ता लाने की कोशिश करेंगे अपनी सेवाओं के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ है जिससे भारत सरकार से संस्थान एवं स्टाफ को पृथक से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके, जो मैंने बताया अभी उस तरीके से। इसी तरीके से एक क्या होता है, कायाकल्प जो एक प्राइज होता है, कायाकल्प कार्यक्रम है, उसके अंदर आपको जैसे आप लोग स्वच्छ रखते हैं, आप लोग कितनी आपको ओपीडी देख रहे हो, आपको कितने आप पेशेंट कितने आते हैं, कितने आप उनको लाभ दे रहे हो, कितनी सुविधाओं का आप लाभ दे रहे हो, इसकी एक मॉनिटरिंग होती है भारत सरकार के थ्रू। तो आप लोग जितना अच्छा से अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा अच्छा आपको प्रोत्साहन राशि आपको प्रोवाइड होती है। देखो अपना अगला पॉइंट इसमें यही लिखा हुआ है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत अपने संस्थान को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे, अपने संस्थान को, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य कल्याण केंद्र को कई बार स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो प्रथम स्थान पे आए भी हैं, तो अपने को इस तरीके से काम करना है, प्रयास करना है, ठीक है, जिससे भारत सरकार से संस्थान एवं स्टाफ को पृथक से पुरस्कार राशि प्राप्त हो सके, जिससे अपने को पुरस्कार मिल सके, ठीक है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं 16 नंबर पॉइंट। इसमें स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर माह में 10 दिन के लिए ही वेलनेस सेशन का आयोजन करेंगे, कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन की वेलनेस एक्टिविटीज़ में हमें करवानी है, जिसके लिए हमें अलग से प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो निर्धारित है शायद 2,500 के रूप में, ठीक है। 2,500 के आसपास आपको प्रोत्साहन राशि आप लोगों को मिलेगी। उसके लिए हम या तो प्रशिक्षित योगा टीचर या फिर शारीरिक जो टीचर होता है, आप उससे समन्वय बनाते हुए आप लोग क्या करेंगे, संबंधित जो आपके चिकित्सा अधिकारी है उससे स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर पॉइंट, राज्य सरकार या फिर चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर प्रदत्त निर्देशानुसार अन्य कार्य भी संपादित करेंगे। आपके कोई भी चिकित्सा विभाग से या फिर राज्य सरकार से आप लोगों को कोई मान लो कोई ऑर्डर आता है, तो हम लोग उसको भी फॉलोअप करेंगे, ठीक है। उस तरीके से हमें काम करना है। ये ऑर्डर चिकित्सा विभाग की तरफ से एनएचएम की तरफ से निकला हुआ है 5/8/2022 को। साथ के साथ हम लोग देखते हैं जो सीएचओ के साथ साथ एक एएनएम की गाइडलाइन और निकली है, क्योंकि स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वहाँ के इंचार्ज हैं, तो हम लोग इंचार्ज के रूप में उनका कैसे कैसे पर्यवेक्षण करेंगे, किस तरीके से हम उनको कौन कौन सा काम करवाएंगे, तो इस वजह से अपने साथ इनकी गाइडलाइन निकली है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 236 नंबर का पॉइंट है, हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे और इसमें आप लोग देखें इसके साथ जो गाइडलाइन निकली है उसमें लिखा हुआ है साफ। पहले तो क्या है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत होती थी एएनएम, और अब उप स्वास्थ्य केंद्र को परिवर्तित करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ के इंचार्ज अब नए रूप से सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। तो उनके पर्यवेक्षण के अंदर किस तरीके से एएनएम को कौन कौन सा कार्य करना है, तो वो भी एक बार एक थोड़ी सी झलक देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, देखो, उप स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का उत्तरदायित्व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में निम्न प्रकार होगा। पर्यवेक्षण मतलब कि मॉनिटरिंग के अंदर
सीएचओ उनकी मॉनिटरिंग करेगा। उनकी मॉनिटरिंग के अंदर एएनएम के कौन-कौन से कार्य एएनएम है जो कर सकती है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसमें पहला नंबर कार्य है चिकित्सीय कार्य। जो चिकित्सीय कार्य है मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वो चिकित्सीय कार्य किस तरीके से कर सकती है, तो वो चीज़ है। इसमें आप देखेंगे पहला नंबर इसमें पॉइंट है सामान्य ओपीडी सेवाएँ। जैसे मान लो पेशेंट की ड्रेसिंग करना, पेशेंट को मुख्य रूप से दवाइयाँ उनको देना छोटी-मोटी, ठीक है? या फिर जैसे जो भी उनकी जैसे कोई जाँचें हैं वो करना, हीमोग्लोबिन की जाँच करना, एचआईवी की जाँच करना, यूपीटी करना, तो ये सभी जाँचें करना, ड्रेसिंग वगैरह करना, जो भी उनकी सामान्य ओपीडी है, वो काम उनका होता है, तो वो काम अपने पर्यवेक्षण में, अपनी मॉनिटरिंग में वो करेगी, ठीक है? दवा वितरण का कार्य है, जैसे मान लो कोई प्रकोप आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अगर हो रहा है, जैसे मान लो अभी कोविड-19 था, तो उसके अंदर जैसे मान लो कई को किट देनी पड़ती है, तो वो किट का वितरण करना, अन्य कई कार्य होते हैं, वो सामान्य ओपीडी के अंदर उनके आते हैं, तो वो अपने को उनकी अपनी मॉनिटरिंग के अंदर अपन उनको मॉनिटरिंग करके और हम लोग एएनएम से कार्य करवाएँगे, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि सामान्य ओपीडी की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसकी ओपीडी देखेगी, नहीं, इसके अंदर ये है कि आप लोग सामान्य ओपीडी जो आप जैसे एज ए डॉक्टर के रूप में आप लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वहाँ पर ओपीडी देखेंगे, आप पेशेंट देखेंगे, तो आप लोग का सहायता करते हुए आपकी जनरल ओपीडी में आपकी वो सहायता करेगी, ठीक है? उसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो पीसीटीएसएस पोर्टल पे ममता कार्ड बनाना और जितने भी काम जो पहले के हैं, वो सारे काम उनके होंगे। उसके बाद दूसरा मुख्य रूप से जो बड़े-बड़े पॉइंट है, पहले वो दिखा देते हैं। इसमें देखो आप एक कार्य इसमें दिख रखा है, आशा द्वारा कैंसर, मृगी, सीओपीडी आदि हेतु भरे गए जो सीबैक फॉर्म हैं, जो मैंने बताया था, जो एनसीडी जो अपन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अंदर जो सीबैक का कार्य है, उसको भी पूर्ण रूप से करवाना एएनएम का कार्य है। एएनएम से अपन बोल करके और आशाओं से हम लोग सीबैक फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है? हमें भी करवाना है उनसे काम, हम भी बोलेंगे उनको, लेकिन ये है कि एक तरीके से आशा कार्यकर्ता वो भी फीमेल और अपने एएनएम है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो भी फीमेल, तो एक तरीके से उनको थोड़ा सूटेबल रहता है उनको बोल करके और उनसे काम करवाना, तो आप लोग ये भी काम उनसे करवा सकते हैं। उसके अलावा जन स्वास्थ्य कार्य, तो जन स्वास्थ्य कार्य के अंदर जैसे मान लो आपकी आबादी के अंदर घरेलू सर्वे करना, जो भी उसके दौरान जो भी मान लो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी कार्य होता है वो करवाना, उनके ममता कार्ड भरवाना, उनको पौष्टिक आहार प्रोवाइड कराना, ठीक है? वो सारे काम अपने को करवाना है, फ़ॉलो अप करवाना, ठीक है? वो सारे काम अपनी जो एएनएम है वो करती आई है, वही काम हमको करना है। लेकिन इसमें ओनली एक चीज़ उसमें बदली है कि किसके पर्यवेक्षण में, वो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रभारी होता है, उसके अंडर में उनको काम करना होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग ये सारे पॉइंट देखते जाएँगे। ये सारे पॉइंट आपके स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र नहीं, राजस्थान स्वास्थ्य कल्याण जो है, उस पर ये गाइडलाइन है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैंने बताई थी गाइडलाइन सीएचओ की थी और ये एएनएम की गाइडलाइन है, लेकिन एएनएम की गाइडलाइन अपने साथ इसलिए आई है कि स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर जो सीएचओ पोस्टेड होता है, वहाँ का जो प्रभारी होता है, उसके अंडर में किस तरीके से उनको कार्य करना है, किस तरीके से हम उनके कार्य करवा सकते हैं, तो वो चीज़ इसमें है। समन्वय बैठाते हुए हमें उनसे कार्य करवाना है, ठीक है? क्षेत्र तीसरा पॉइंट है इसमें, मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं अपन वही पढ़ रहे हैं इसमें, ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। आप लोग देखेंगे क्षेत्र या फिर घर का भ्रमण, आप घर-घर उनका भ्रमण करवा सकते हैं। एनसीडी की या फिर जैसे जो भी आपके कार्य हैं आप उनसे करवा सकते हैं। घर-घर भ्रमण करवाना, रैपिड टेस्ट की जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अपने को वो करवाना, ठीक है? जो भी अपन रक्त की पट्टिका लेते हैं वो करवाना। उसके अलावा आप लोग देखेंगे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी भी मातृ या शिशु मृत्यु की प्रारंभिक जांच कर सीएचओ और पीएससीएमओ को सूचित करना। जैसे मान लो कोई भी मृत्यु अगर होती है, मातृ या फिर शिशु मृत्यु अगर होती है, तो उसकी जांच करके और एएनएम क्या करेगी, या तो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर आपके जो, या फिर नहीं, पहले तो सीएचओ को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को देगी, उसके बाद में अपने
MOIC जो है PSC पे CSC पे उनको अपन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको सूचित करना होता है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लो संचारी रोग के मामलों के अन्य सामान्य रूप से बढ़ोतरी होने की निगरानी करते हुए जो ANM है वो क्या करेगी, जैसे मान लो कोई संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो अगर बढ़ रही है उस क्षेत्र के अंदर, तो उसकी उसकी बढ़ोतरी को देखते हुए, उनकी निगरानी देखते हुए अपन वो क्या करेगी, अपने CHO को, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को, उसको और उसके अलावा PSC के MO को सूचित करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। उसके अलावा प्रशासनिक कार्य के अंदर आएगा जो आशा के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। जो प्रशासनिक कार्य में आएगा कि जैसे मान लो जिस तरीके से अपन ANM और आशा का अपन सुपरवाइज़र हैं, एक तरीके से उनके अधिकारी हैं, एक तरीके से अपन PSC जो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारी है, उसी तरीके से आशा का मार्गदर्शन करने का काम, आशा की मॉनिटरिंग करने का काम किसका होगा, ANM का होगा। उसके ऊपर कौन, ANM से ऊपर पहले तो आशा वर्कर के बाद में कौन, MPW जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होती है, कौन, अपनी ANM या फिर MPW। ठीक है, मेल या फीमेल, तो वो, और उसके बाद में कौन, अपन CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और उसके बाद में MOIC, उसके बाद में BCMO के बाद में CMHO। इस तरीके से अपनी चेन चलती आएगी। इस तरीके से अपने को क्या करना है, ये अपने को काम करवाना है। 5वां है रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स। जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है वो सारे के सारे भरवाना। ठीक है, जो भी सारे काम हैं वो ANM से अपने को करवाना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है, और उस मॉनिटरिंग के बाद में आपकी रिपोर्ट और सी रिपोर्ट वो आपको ANM प्रोवाइड करेगी, और उस रिकॉर्ड और रिपोर्ट को आप लोग आगे भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसमें एक लिखा हुआ है कि VHNC बैठकों में भाग ले और सुनिश्चित करे कि बैठकों की कार्रवाई विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है, साथ ही उसका रखरखाव भी किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात RCH, जो RCH पोर्टल है वो, NCD, उसके अलावा HMIS, IDSP, HWC और निक्षय, ये सारे जो ऐप्स हैं आदि के लिए रिपोर्ट बनाना और समय पर प्रस्तुत करना। जैसे कुछ कार्य होते हैं, NCD का कार्य ANM और आशा दोनों NCD का जो कार्य है ANM का भी होता है और CHO का भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम ANM का ही है, सारा काम CHO का है। दोनों समन्वय बैठाते हुए अपने हिसाब से अपने को कार्य करना है और अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट बना करके आगे भेजनी होती है। निक्षय कार्य है वो है, HWC का कार्य है वो है। ठीक है, ये सारे काम अपने को उनसे और अपने को दोनों को मिल करके करवाना है और अपने को कार्य करना है। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो गाइडलाइन है ANM के साथ CHO की गाइडलाइन और CHO के साथ ANM की गाइडलाइन इसमें प्रस्तुत की गई है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वापस से बता देना चाहता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनाए गए हैं वहाँ के प्रभारी होंगे, और ANM का मॉनिटरिंग करते हुए ANM से ठीक तरीके से कार्य करवाते हुए अपनी रिपोर्ट्स को आगे समन्वय करना है, आगे भेजना है, और इस तरीके से अपने को कार्य संपादित करना है। सभी को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि अपनी डेजिग्नेशन का ध्यान रखते हुए हम उसी तरीके से बोलें। कुछ जो लोग हैं वो अपने डेजिग्नेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी से क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है। सभी लोग इसका थोड़ा ध्यान रखें, अपनी प्रेजेंस दिखाएं। हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी अपने आप धीरे धीरे अपनी बोलबाली होगी। नहीं तो आप लोग जानते हो शुरुआत की पोस्टिंग है, पहली बार ये भर्ती निकली है, आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आगे से आगे अच्छा से अच्छा अपना काम होता रहेगा। बेस्ट से बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दें, अपना रिपोर्ट वगैरह अच्छे से अच्छे भेजने की कोशिश करें, जिससे आपका नाम हो, आपको प्रोत्साहन राशि मिले, सब कुछ अच्छा होगा। अभी शुरुआत है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगला कभी कोई वीडियो आता है तो आप लोग उसे देखें निरंतर अभी नर्सिंग एकेडमी के रूप में। धन्यवाद। मैं आपका साथी अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दौसा, राजस्थान। धन्यवाद।